हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो जब आप पहले बुक खोलेंगे तो आपको दो मैप्स दिखाई देंगे जो दो अलग अलग कार्टोग्राफर ने अलग अलग टाइम पे बनाए हैं। अब ये कार्टोग्राफर कौन होते हैं? कार्टोग्राफर वो इंसान होता है जो मैप बनाता है, और मैप बनाने की टेक्निक को कार्टोग्राफी बोला जाता है। सो अ पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। ना हम इसमें पढ़ते हैं कि समय के साथ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में कैसे। सो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। जो हिस्ट्री है वो अलग अलग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है और जो कि समय के साथ चेंज होती है। हिस्ट्री स्पेशली क्या चेंज होता है इसमें? अब लैंग्वेज में कैसे चेंज हो सकता है? तो लैंग्वेज में चेंज होता है ग्रामर, वोकैबलरी, मतलब उसके वर्ड्स चेंज होते हैं, और वर्ड्स के मीनिंग समय के साथ चेंज हो जाते हैं। कैसे? तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान वर्ड। हिंदुस्तान वर्ड 13वीं सेंचुरी में यूज़ किया था मिन्हाज इस सिराज ने। ये क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर वो लोग होते हैं जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लिखते हैं, राजा के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसके लाइफ के, वो लिखते हैं। हु रोट ही रोट्स इन पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज इज ऑफ पर्शिया। पर्शिया कौन सी एरिया है? ईरान का। ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था। सो उस टाइम पे मिन्हाज उस सिराज ने जो हिंदुस्तान का वर्ड इस्तेमाल किया था, तो उससे उसका मतलब था पंजाब, हरियाणा एंड जो एरिया गंगा और यमुना के बीच में आता है। तो अगर हम ये एरिया मैप में देखना चाहते हैं तो उसका मिन्हाज इस सिराज के हिंदुस्तान का मतलब था पंजाब, हरियाणा, ये रहा यमुना रिवर, ये रहा गंगा, ये गंगा रिवर है, और ये है यमुना रिवर। इन दोनों के बीच का एरिया, मतलब यहाँ तक। दिस एरिया स्पेशली वॉज कॉल्ड एज हिंदुस्तान अर्लियर बाय मिन्हाज उस सिराज इन 13th सेंचुरी। अब दूसरी बार जिक्र किया 16th सेंचुरी में बाबर ने। बाबर जो थे वो हिंदुस्तान में ट्रैवल करने आए थे। अब उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया इंडिया की पूरी ज्योग्राफी के बारे में। इंडिया में जितने पहाड़ हैं, पौधे मतलब फ्लोरा, फौना, एनिमल्स, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी तरह के लैंड एरियाज हैं, प्लेटूज हैं, माउंटेन्स हैं, कल्चर है, उन सभी को उन्होंने हिंदुस्तान बताया। आज का मतलब क्या है हिंदुस्तान का? आज का मतलब होता है इंडिया, जिसमें 28 स्टेट्स आते हैं। वो पूरा एरिया हिंदुस्तान कहलाता है आज के टाइम पे। तो देखो समय के साथ कैसे एक वर्ड के कितने अलग अलग मतलब होते हैं। वैसे ही ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जिनका मतलब समय के साथ चेंज हो गया। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ये जो हिस्टोरियंस होते हैं इनको पता कैसे चलता है कि हिस्ट्री कैसी थी, पास्ट में क्या चल रहा था, कौन राजा बना, कौन राजा नहीं बना। तो इनको 4 चीज़ों से पता चलता है। कॉइन, कॉइन मतलब सिक्के, इंस्क्रिप्शन मतलब वो डॉक्यूमेंट जो कि पत्थर पे कार्व किया जाता है। जो पत्थर पे कार्व करके लिखा जाता था ना, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते थे। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, जो पत्तों पे लिखा जाता था या पेपर पे लिखा जाता था, उसको टेक्सचुअल रिकॉर्ड बोला जाता है। और ये बेसिकली इस एरा में हमें देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, 1700 से लेके 1750 कॉमन एरा तक। नाउ सबको पता है ना कि कॉमन एरा किसको बोलते हैं? इमेजिन दिस इज अ टाइम लाइन, दिस इज अ सेंटर जीरो, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज हैपन इन दिस जीरो। इसके राइट साइड में जो टाइम आता है, दैट इज हम अभी 2021 में है, तो इस साइड में जितनी भी चीज़ें आती है उसको कॉमन एरा बोलते हैं। इससे पहले का जो टाइम पीरियड होता था उसको बोलते थे BCE, बिफोर कॉमन एरा। तो ज़ीरो से पहले के टाइम को BCE बोलते हैं, ज़ीरो के बाद के टाइम को CE बोलते हैं। तो अगर हम और आगे जाएं, फ्यूचर में जाएं, और अगर हम 2021 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 2021 CE, कॉमन एरा। नाउ the number of variety of textual record increased dramatically between this period। 700 से लेके 1750 कॉमन एरा तक अचानक से जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड थे वो बढ़ गए। क्यों
और उन्होंने जितने अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन और अलग तरह के जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको डिस्प्लेस कर दिया। जैसे इंस्क्रिप्शंस कम हो गए और टेक्सचुअल रिकॉर्ड ज़्यादा हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेपर अचानक से सस्ते हो गए और ज़्यादा अवेलेबल होने लगे। पहले जो पेपर बनाने की जो नॉलेज थी वो सिर्फ चाइना के पास थी, पर धीरे धीरे ट्रैवलर्स ने वहाँ से सीख के इंडिया में पहुँचा दी और फिर हमने सीख लिया पेपर बनाना। तो उससे क्या हुआ, हमारे इंडिया में ज़्यादा पेपर बनने लगा और सस्ते में बनने लगा। अब कौन कौन पेपर यूज़ करता था और क्यों यूज़ करता था? तो पहले हम देखेंगे कि क्यों यूज़ करते थे। होली टेक्स्ट लिखने के लिए। होली टेक्स्ट मतलब पवित्र बुक लिखने के लिए, जैसे गीता, कुरान, ये सारी जितनी पवित्र बुक हैं, बाइबल, सारी पेपर पे लिखी जाती थी। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, हमने पढ़ा ना कि क्रॉनिकलर कौन होते हैं? जो रिकॉर्ड और इवेंट्स लिखते हैं। तो क्रॉनिकल्स उन रिकॉर्ड्स को बोला जाता है जो क्रॉनिकलर लिखते हैं। तो ये बेसिकली रूलर्स पे होते हैं। रूलर्स की लाइफ में और किंग्स की लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स घटते थे ना, उनको क्रॉनिकल्स बोला जाता है। नाउ तीसरा, लेटर एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स। पेपर पे और क्या लिखा जाता था? लेटर्स लिखे जाते थे। और सेंट जो साधु महात्मा होते हैं, जो हमें पढ़ाते थे, जो लोगों को बताते थे ज्ञान की बातें, वो भी पेपर पे लिखी जाती थी। पेटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड भी लिखे जाते थे। जो लॉ बनते थे, जो पॉलिसीज़ बनती थी उस टाइम पे, वो भी पेपर पे लिखा जाता था। अब जिसने टैक्स कहाँ से कितना कलेक्ट हुआ, किसने दिया किसने नहीं दिया टैक्स, ये सब रजिस्टर ऑफ अकाउंट, ये सब भी पेपर पे ही होता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय, मैन्युस्क्रिप्ट कौन लिखते थे या मैन्युस्क्रिप्ट कौन रखते थे? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि होता है ना, जो पत्ते पे लिखी जाती है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये स्पेशली रखा जाता था वेल्दी पीपल, जो रिच लोग होते थे वो लिखते थे या वो रखते थे। रूलर्स रखते थे, किंग और क्वीन। मोनेस्ट्रीज़ के पास मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है। मोनेस्ट्रीज़ मतलब जैसे हिंदुओं के लिए टेम्पल इम्पॉर्टेंट होता है, भगवान का एक द्वार होता है, वैसे ही बुद्धिस्ट के लिए मोनेस्ट्रीज़ होती हैं। टेम्पल्स में रखे जाते थे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए और अलग अलग किताबों के लिए 2 स्टोर हाउस थे और 2 जगह रखे जाते थे। या तो इन मैन्युस्क्रिप्ट को लाइब्रेरीज में रखा जाता था या आर्काइव्स में। आर्काइव्स में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था, जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ करते थे गवर्नमेंट से रिलेटेड, टैक्स जिसमें ये टैक्सेस लेने का रिकॉर्ड है कि किस एरिया से कितना टैक्स लिया गया है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है इम्पोर्टेंट, ये सारा आर्काइव में रखा जाता था। और जितनी स्टोरी बुक्स, साइंस रिलेटेड, मैथ, सोशल साइंस, हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स थी, वो लाइब्रेरी में रखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती थी जो पास्ट में हुई थी, पर इनके साथ एक डिफ़िकल्टी थी। कौन सी डिफ़िकल्टी? ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जो हिस्टोरियन फेस करते थे। पहली डिफ़िकल्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो ये जितने हिस्टोरियंस हैं वो सब स्क्राइब्स पे डिपेंडेंट हैं। अब स्क्राइब्स कौन होते थे? स्क्राइब्स वो इंसान होता था जो कॉपी करता था। एक मेन बुक है, मान लो एक जो राइटर है उसने एक बुक लिखी, अब उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान लो राजा को चाहिए उसकी बहुत सारी कॉपीज़, तो एक स्क्राइब को रखा जाता था नौकरी पे, जो कि उस मेन मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करता था अपने हाथ से। अब जब स्क्राइब कॉपी कर रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत तो गलतियाँ होंगी। कैसे? जैसे आप किसी का होमवर्क कॉपी करते हो और उसकी राइटिंग आपको समझ में नहीं आती, तो आप अपने हिसाब से कोई वर्ड लिख देते हो। तो वैसे ही स्क्राइब्स भी करते थे, वो अपने हिसाब से कोई वर्ड लिख देते थे। इसकी वजह से छोटे छोटे चेंजेस हो जाते थे और वही छोटे चेंजेस बाद में बड़े चेंजेस में कन्वर्ट हो जाते थे। We are totally dependent upon the copies because we rarely find the original manuscripts. Original manuscript ना बहुत मुश्किल होती है ढूंढना। क्यों? Why they are difficult to find? Because ये जो manuscript होती है वो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में गुम हो चुकी होती है। आपको पता है कुछ लाइब्रेरीज तो दूसरे राजा जला दिया करते थे। जैसे बोध गया, जो बुद्धिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बिहार में, वहाँ एक लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी सी, जिसमें बहुत नॉलेज की किताबें थीं। वो एक राजा ने, सुशर्मा नाम के राजा ने जला दी थी। अब क्यों जलाई थी? क्योंकि उसको बुद्ध धर्म से थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमें 700 से लेके 1750 CE तक मिलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। ये जो टाइम पीरियड है, हमेशा याद रखना बेटा, हम अपनी पूरी बुक में सिर्फ इसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। पूरी हिस्ट्री की बुक जो आपकी है ना, वो 700 से लेके 1750 तक की हिस्ट्री के बारे में लिखी गई है। इस टाइम पीरियड में लार्ज चेंजेस हुए। कैसे चेंजेस? पहले तो नई नई टेक्नोलॉजीज आई, और कौन लेके आए? ट्रैवलर्स लेके आए। तो पर्शिया, जो मैंने आपको बताया, ईरान का दूसरा नाम पर्शिया था, वहाँ से लोग इरिगेशन व्हील लेके आए थे, ऐसी जो दिखती है, जिसको घुमा के हम अपने खेतों में पानी डालते हैं। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, तो जो चरखा हम काटते हैं वो भी बाहर से आया था, और जो वेपन्स हम यूज़ करते हैं वो भी ट्रैवलर्स लेके आए थे बाहर से। अब कुछ ऐसे फूड्स थे जो बाहर से आए थे, फूड और ड्रिंक्स। तो पोटैटो बाहर का है, कॉर्न बाहर का है, और चिली भी बाहर का है। ये सब कौन लेके आए थे? ट्रैवलर्स अपने साथ लेके आए थे। और दो ड्रिंक्स जो बाहर की हैं वो है टी एंड कॉफ़ी। पहले ये इंडिया में ये सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें इंडिया में नहीं उगाई जाती थी, बट धीरे धीरे टाइम के साथ चेंजेस आए, और इसी चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस पीरियड वॉज अ चेंज इन इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल लाइफ। इस टाइम पीरियड में ना बेटा हमें बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आप पूछोगे मैम ये इकोनॉमिक क्या होता है? सो इकोनॉमिक होता है, जब भी आप इकोनॉमिक वर्ड सुनो तो इसको किससे रिलेट करना? इसको मनी से रिलेट करना। मनी से, ट्रेड से, प्रोडक्शन से, कि क्या क्या उगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, ये सारे इकोनॉमिक्स हैं। पॉलिटिकल मतलब कि उस टाइम पे कैसे गवर्न किया जाता था एक एरिया को, कैसे लोगों पे रूल किया जाता था। सोशल मतलब सोसाइटी कैसी थी, रिलेटेड टू सोसाइटी, कास्ट सिस्टम कैसा था। कल्चरल मतलब ड्रेस कैसे थे, फूड कैसे थे, फेस्टिवल कैसे थे। तो इस टाइम पे हमें इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस में हम देखते हैं कि जैसे पहले लोग खेती करते थे और वो अपना जो भी उगाते थे उसको बेच के पैसे कमाते थे, पर इस टाइम पे लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। वैसे ही बहुत सारे चेंजेस हुए इस टाइम पीरियड पे। ये टाइम पीरियड ट्रैवलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे बहुत लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया। क्यों किया? इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब्स। वो एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, या नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, या अपॉर्चुनिटीज, जॉब के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इस पीरियड में हमें बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहले थे राजपूत। राजपूत जो थे वो है राजस्थान के। ये हमें कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। ये बेसिकली क्षत्रिय हुआ करते थे। क्षत्रिय कौन थे? अब आपको वो 4 वर्ण याद है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था लिखना पढ़ना, क्षत्रियों का काम था रूल करना और अपनी आर्मी में सोल्जर्स बनना, कमांडर बनना, और वैश्यों का काम था खेती करना, ट्रेड करना, और शूद्रों का काम था इन तीनों को सर्व करना, इनकी सेवा करना। तो राजपूत आते थे क्षत्रिय में, ये वॉरियर होते थे, ये रूलर होते थे और कमांडर होते थे आर्मी के। मराठास एक ग्रुप थे जो महाराष्ट्र में पाए जाते थे। सिख एक कम्युनिटी थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो पंजाब के थे, जाट हरियाणा के, अहोम्स असम के, और कायस जो थे वो लोग थे जो सेक्रेटरीज हुआ करते थे बेसिकली। ये एक तरह की कास्ट थी जो राइटिंग में हेल्प करती थी, कॉपी करने में मैन्युस्क्रिप्ट्स को, और सेक्रेटरीज हुआ करते थे स्पेशली ये लोग। हमने डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि चेंजेस कैसे हुए इस टाइम पीरियड में। 700 से लेकर 1750 तक इस टाइम पीरियड में चेंजेस कौन कौन से हुए? तो सबसे पहला चेंज हुआ था क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। राजा महाराजा जो इस टाइम पे बने थे उन्होंने फॉरेस्ट को कटवाना शुरू किया। क्यों? ताकि लोग उस पर एग्रीकल्चर कर सकें। अब राजा को क्या इंटरेस्ट था कि लोग एग्रीकल्चर करें? राजा को इंटरेस्ट था क्योंकि फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे वो उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के लोग एक फॉरेस्ट से दूसरी फॉरेस्ट ट्रैवल करते रहते थे, पर जो एग्रीकल्चर होता है उसकी वजह से लोग एक ही जगह पे रहने लगते हैं और उनसे टैक्स लेना आसान होता है। इसलिए राजा चाहते थे जो जितना भी एरिया, मैक्सिमम एरिया है, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाए और लोग वहाँ पर खेती करें। नाउ
उस टाइम पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको फॉरेस्ट ड्वेलर बोलते थे। उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर दिया गया, उनको भेज दिया गया दूसरी जगह। और उनमें से कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर, कुछ जो जंगलों के निवासी थे, वो लोग पीजन बन गए और कुछ दूसरे फॉरेस्ट में चले गए। जिनको पीजन बनने का मन था वो पीजन बन गए और कुछ दूसरे फॉरेस्ट में चले गए। अब जब फार्मर, अब लोगों ने फार्मिंग शुरू की, एग्रीकल्चर शुरू किया, तो उनका एक अपना ग्रुप बन गया। वो ग्रुप में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। अब ग्रुप में रहना शुरू किया तो मार्केट आ गया, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी? मार्केट से। अब ग्रुप में रह रहे तो कोई ना कोई लीडर भी होगा, तो लीडर भी आ गए। कोई पंडित भी होगा, प्रीस्ट भी हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गई जो बुद्ध धर्म को मानते थे, और टेम्पल्स बनने लगे। तो ये सब एक तरह का सोसाइटी के रूप में बनने लगे। सोसाइटी बिकम बिग। अब ऐसे धीरे 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 करते करते सोसाइटी जो है बड़ी होने लगी और लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया और टैक्स देना शुरू कर दिया। लीडर्स जो हमने अभी बात की, उन्होंने लोगों से टैक्स लेना शुरू किया। इसके बदले वो क्या देते थे? लोगों को सुरक्षा। अब फार्मर्स जो थे वो कैटल्स रखते थे और कुछ आर्टिशियंस भी थे। तो कुछ कैटल पालते थे, कुछ आर्टिशियंस थे और कुछ फार्मिंग करते थे। सारे तरह के काम होते थे एक सोसाइटी में। अब सोसाइटी अचानक धीरे धीरे बड़ी होने लगी, सोसाइटी जो है बड़ी होने लगी। तो इसके साथ क्या हुआ? बड़ी सोसाइटी में क्या हुआ? जातीज में कन्वर्ट कर दिया गया इनको। अभी अचानक से जाति क्या हो गई? वर्ण सिस्टम तो था, पर ये जाति कौन होती है? जाति एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है बेटा, जो कि एक ही काम करते हैं। एक काम करने वाले लोगों को एक जाति में रखा जाता था। तो कुछ जातियों को अपर कास्ट माना जाता था और कुछ जातियों को लोअर कास्ट माना जाता था। जो बहुत ऐसे पैसे वाला काम करते थे उनको अपर कास्ट मान लिया, जो ऐसे नॉर्मल गरीब वाला काम करते थे उनको लोअर कास्ट मान लिया जाता था। अब ये जो रैंक है अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाली, वो फिक्स नहीं होती थी। क्या पता कोई जाति का कोई मेंबर अचानक से अमीर हो जाए, कोई राजा बन जाए, है ना, तो वो जाति की इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती थी उसकी वजह से। तो ये परमानेंट नहीं था, रैंक्स परमानेंट नहीं थी, ऊपर नीचे होती रहती थी। इट कैन बी चेंज बाय पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज। अगर किसी जाति के पास अचानक से पावर आ जाए तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती थी, अपर कास्ट में चली जाती थी वो। अब हम जाति के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जाति एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था जो सेम ऑक्यूपेशन और सेम बैकग्राउंड का था, एक ही जगह से होते थे और एक ही तरह का ऑक्यूपेशन, नौकरी करते थे एक ही तरह की। अब इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे और ये रूल इन्फोर्स कौन करता था, लागू कौन करता था? उस जाति के बड़े लोग, एल्डर्स उस जाति के, जिसको जाति पंचायत बोला जाता था। तो जो बड़े लोग एक ग्रुप बनाते थे, उससे क्या होता है, जाति से रिलेटेड सारे फैसले होते थे कि हमारी जाति को क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब कौन डिसाइड करता था? बड़े लोग। जाति को सिर्फ अपने रूल्स फॉलो नहीं करने होते थे जाति के, उनको विलेज के रूल भी फॉलो करने पड़ते थे। अच्छा, एक विलेज में एक ही तरह की जाति रहती थी क्या? नहीं, एक विलेज में अलग अलग तरह की जातियां रहती थी। तो पहले तो सबको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने हैं और फिर सबको मिलके विलेज के रूल्स भी मानने हैं। तो इससे क्या होता था, और ये कौन गवर्न करता था? लीडर गवर्न करता था एक विलेज को, जिससे सब लोग भाईचारे से, प्रेम से रहें। रीजन एंड एम्पायर। इस टाइम पे हम देखते हैं 700 CE, जो 700 CE हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे जो एरिया थे वो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइडेड थे। जैसे कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं रिवर है, कहीं डेजर्ट है। तो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया हुआ करता था और हर जगह पे अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, हर जगह का अलग कल्चर था। इस टाइम पे बहुत सारे रूलर्स आए, बहुत सारे किंग्स आए, उनकी अलग अलग डायनेस्टीज़ आई जिन्होंने इस पूरे एरिया पे रूल किया। जैसे चोलाज आए, तमिलनाडु में चोला रूल करते थे, खिलजी दिल्ली के साइड रूल करते थे, तुगलक भी दिल्ली के साइड रूल करते थे। कुछ मुगल्स रूलर ने, जैसे अकबर हो गए, औरंगज़ेब हो गए, उन्होंने पूरे इंडिया पे रूल किया था। ऑलमोस्ट, नॉट होल इंडिया वाला होल इंडिया, बट ऑलमोस्ट होल इंडिया। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। पान रीजनल क्या होता है? पान रीजनल वो ऐसा रीजन होता है जिसमें अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया इज़ अ पान रीजनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पे बहुत सारे कल्चर हैं, तो इसी को पान रीजनल बोला जाता है। एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी हो, बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हो।
ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, इस टाइम पीरियड में 700 से लेके 1750 तक बहुत सारे अलग अलग रिलीजन आए। जो हमारी हिस्ट्री है इसने बहुत सारे रिलीजियस डेवलपमेंट देखे, रिलीजियस ट्रेडिशन को डेवलप होते देखा। तो लोग, आप सबको पता है कि लोग भगवान में मानते हैं, डिवाइन में मानते हैं, और ये माना जाता है कि बहुत पर्सनल होता है। अपने हिसाब से आप किसी भी भगवान में मान सकते हैं, और कभी कभार हम उन भगवानों को मानते हैं जो हमारी सोसाइटी जिनको मानती है। हिंदू धर्म जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं इस टाइम में। कौन कौन से चेंजेस? तो इस टाइम पे बहुत सारे भगवान आ गए, नए नए न्यू गॉड्स की पूजा होने लगी, टेम्पल्स बनाने लगे रूलर्स टेम्पल क्यों बनाते थे? ताकि वो लोगों का सपोर्ट जीत सकें, लोग खुश हो जाएं कि हमारे भगवान के लिए टेम्पल बनवाया है इस रूलर ने, कितना अच्छा रूलर है ये, ऐसे। अब टेम्पल बनेंगे तो उसमें काम कौन करेगा, उसमें पूजा पाठ कौन करेगा? ब्राह्मण। तो इसकी वजह से ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। ब्राह्मण इंपॉर्टेंट हुए तो ब्राह्मण और प्रीस्ट डोमिनेट करने लगे सोसाइटी को, वो अपनी मर्जी चलाने लगे सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि लोग उनकी बात मानते थे। अब जैसे जैसे ब्राह्मण्स ने अपनी मर्जी और अपना मनमानी चलाना शुरू किया तो लोगों का थोड़ा दिमाग खराब हो गया। लोगों ने बोला कि हम ब्राह्मण में नहीं मानते, हम ऐसी पूजा नहीं करते जिसमें हमें ब्राह्मण की जरूरत पड़े, हम भक्ति में करें, भक्ति में मानते हैं। अब ये आइडिया ऑफ भक्ति था क्या? आइडिया ऑफ भक्ति का मतलब था कि यू जस्ट नीड टू लव योर गॉड, आपको सिर्फ अपने भगवान को प्यार करने की ज़रूरत है। आपको किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है जो आपको बताए कि भगवान की पूजा कैसे करो। आप अपने दिल से जैसे चाहो वैसे भगवान को पूज सकते हो। In this idea, especially the idea of bhakti, people can pray their God without the help of Brahmin, priest and ritual. बिना किसी तामझाम के जब लोग अपनी मर्जी से भगवान की पूजा करने लगे उसे भक्ति बोलते हैं। एक नया रिलीजन देखने को मिलता है इस टाइम पे, मुस्लिम रिलीजन। ये जो लोग हुआ करते थे ये कुरान में मानते थे। कुरान जैसे हिंदुओं की होली बुक है गीता, क्रिश्चियंस की है बाइबल, वैसे ही मुस्लिमों की है कुरान। ये कुरान में मानते थे और इनका मानना था कि भगवान सिर्फ एक है, वो है अल्लाह, और कोई भगवान नहीं है। ये जो मुस्लिम धर्म है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, दो ग्रुप्स में क्यों डिवाइडेड थे? क्योंकि एक का मानना था, एक थे सिया, एक थे सुन्नी। सिया का मानना था प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान थे इनके धर्म के, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनके बेटे लीडर बने, दैट इज़ अली। तो ये अली को अपना लीडर मानते थे सिया वाले। सुन्नी मानते थे खलीफा को अपना लीडर। खलीफा एक जगह का राजा हुआ करता था उस टाइम पे, स्पेशली टर्की एक कंट्री है बेटा, उसका जो राजा होता है ना उसको खलीफा डिक्लेयर किया जाता था। तो ये उसको लीडर मानते थे पर ये दूसरे को लीडर मानते थे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। नाउ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी हिस्ट्री के बारे में? हमारे पास तीन तरह की हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम अर्ली सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि सोसाइटी पहले कैसी थी, लोग कैसे थे, लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे, फार्मर्स, पहले नए नए लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा था, वहाँ पर छोटे छोटे विलेज बनना शुरू हुए थे। मिडिल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रीजनल स्टेट्स, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन एंड रूलर्स। तो इस टाइम पे हम क्या क्या पढ़ेंगे? रीजनल स्टेट के बारे में, मतलब हर एक रीजन का, हर एक एरिया का अपना एक रूलर हुआ करता था, किंग हुआ करता था। उस टाइम पे बहुत सारे रिलीजन आए थे, जैसे मुस्लिम धर्म उसी टाइम पे आया था, हिंदू धर्म में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बौद्ध धर्म इसी टाइम पे आया था। तो ये सब हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हम पे कब्जा किया था, कैसे वो ट्रेडर्स बन के आए थे और फिर हम पे रूल करने लगे थे। तो ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब आपकी 7th स्टैंडर्ड की बुक में सिर्फ मिडिवल हिस्ट्री के बारे में है। जब आप 8th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और अपने 6th स्टैंडर्ड में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। तो आपका सिलेबस ऐसे डिवाइड किया गया है, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड। और जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो हमेशा याद रखना दैट अभी आपको इन सब चीज़ों पे गौर करना है, कैसे अलग अलग रिलीजन हुआ करते थे, अलग अलग किंग हुआ करते थे, और कौन कौन सी जगह पे कौन रूल करता था। ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।